दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ईज़ माई ट्रिप के शेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी करती क्या है, क्या चीज़ है। कंपनी की शुरुआत हुई थी 2008 में। उसमें ये इन्होंने शुरू करी थी रिकांत और निशांत पित्ती ने। इनका जो मेन यूएसपी था वो था ज़ीरो कन्वेंस फीस ऑन डोमेस्टिक फ़्लाइट बुकिंग। यस, ज़ीरो फीस बुकिंग जो उस टाइम पे कोई नहीं दे रहा था। इसके बाद ये मेनली हैं क्या, ये हैं ट्रैवल एग्रीगेटर किसी चीज़ के, फ़्लाइट, होटल और हॉलीडे पैकेजेस के। इसके अलावा इन्होंने 2021 में अपना आईपीओ लॉन्च किया था जो कि था 1228 करोड़ का। इनके पास कोई फिजिकल एसेट्स नहीं है, जस्ट टेक और सर्विस के बेस पे ये रिवेन्यू अर्न कर रहे हैं। और इस टाइम पे अगर हम देखें कि इनकी वेबसाइट ये है, इस टाइम पे ये फ़्लाइट, होटल और बुकिंग के अलावा बाकी चीज़ों में भी डील कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देखोगे, फ़्लाइट तो था ही, इसके अलावा होटल, फ़्लाइट्स एंड होटल, ट्रेन, बसेस, हॉलीडेज़, कैब, एक्टिविटीज़, वीज़ा, इन्होंने बहुत अपना बिजनेस एक्सपेंड किया है। एडिशनल चीज़ों में ये बेसिकली आए हैं। अगर हम इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इनकी स्ट्रेंथ क्या है, नो कन्वेंस फीस। मीन्स जो आप बुकिंग करते हो उसमें कोई कन्वेंस फीस चार्ज नहीं करते, जिससे कि एक कॉस्ट एडवांटेज भी मिलती है। इसके अलावा कस्टमर लॉयल रहता है। आगे बढ़ते हैं, उनका नेक्स्ट पॉइंट है वो है एसेट लाइट मॉडल, यानी कि लो फिक्स कॉस्ट, हाई ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। इनकी फ़िक्स कॉस्ट बहुत लो है क्योंकि इनके पास कुछ फिक्स एसेट है ही नहीं, अपने सिर्फ टेक बेस पे काम करते हैं और इसलिए इसकी वजह से इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो हाई हो जाता है। इसके अलावा इनका जो फोकस है वो डोमेस्टिक प्लस टीयर 2 और टीयर 3 फोकस पे है। इनका मेनली ये वहीं पर ज़्यादा डील करते हैं। इसके अलावा इनके पास कैश सरप्लस ज़्यादा है, डेप्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो डेप्ट है। मैं आगे फाइनेंशियल्स में दिखाऊंगा कि इनके पास कितना डेप्ट है और कितना कैश रिजर्व में रखा हुआ है। इनके जो ब्रांड रिकॉल है, जो कि बोलते हैं कि पॉकेट का दोस्त, ईज़ माई ट्रिप पॉकेट का दोस्त, तो इनकी एक प्राइस सेंसिटिव सेगमेंट के साथ साथ ये ब्रांड भी रिकॉल करते हैं। इसके अलावा टेक इन्वेस्टमेंट, इन्होंने टेक में इन्वेस्टमेंट करी है, जैसे कि एआई चैटबॉट जो ईरा के नाम से इनका जाना जाता है। इसके अलावा ओटी प्लेटफॉर्म और ऑन डिमांड प्रोडक्ट बिल्डिंग, यानी कि ऑन डिमांड आपके जो पैकेजेस है उसको कस्टमाइज़ करते हैं और उसके हिसाब से ये आपको सेल करते हैं। नेक्स्ट है कि आगे हम देखते हैं इनका रिस्क फैक्टर क्या क्या है, आपको क्या क्या रिस्क हो सकता है अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो। पहला है मार्जिन प्रेशर। बेसिकली एमएमटी और बाकी भी आपकी इसमें इंडस्ट्री में जैसे थॉमस कुक है, काफ़ी सारे हैं जहाँ पे फ्लैश सेल चलती है और वहाँ पे कैशबैक का काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट रहता है। जैसे एमएमटी आपको कैशबैक दे देगा, थॉमस कुक ने आपको एक फ्लैश सेल दे दी, तो बेसिकली यहाँ पे जिसकी वजह से मार्जिन आपका लो होता है, आपको मार्जिन कम करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है कंपटीशन इंटेंसिव बिजनेस है। यहाँ पे एमएमटी जो एक बहुत बड़ा मेजर प्लेयर है, वो काफ़ी पॉकेट्स पे भारी पड़ रहा है इनके लिए। इसके अलावा एयरलाइंस के लॉयल्टी प्रोग्राम, जैसे कि इंडिगो ने अपना ब्लू चिप शुरू किया हुआ है जिसमें आप टिकट बुक करते हो तो इनको कॉइन्स मिलते हैं। सिमिलरली बाकी कुछ एयरलाइंस ने भी कुछ किया हुआ है, जिसकी वजह से कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि मैं डायरेक्टली एयरलाइन की वेबसाइट पर जाकर बुकिंग करूँ, ना कि ईज़ माई ट्रिप या किसी और पोर्टल के थ्रू। नेक्स्ट फैक्टर है इंटरनेशनल ट्रैवल शिफ्ट। इन्होंने इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, ये अभी भी डोमेस्टिक और टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ पे फोकस कर रहे हैं। इनको अगर रिकवर करना है तो इनको इंटरनेशनल ट्रैवल पे फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलेटरी रिस्क, यानी गवर्नमेंट एयरलाइन सरचार्ज करती है जो इनके बिजनेस मॉडल पे इम्पैक्ट कर सकता है। इसके अलावा मैक्रो थ्रेट क्या है कि आपका जो फ्यूल का कॉस्ट है वो स्पाइक आ जाता है या कभी गिर जाता है, तो उसकी वजह से इनको प्राइजेस मेंटेन करने पड़ते हैं। इसके अलावा एयरलाइन कैपेसिटी, अगर अपनी एयरलाइन कैपेसिटी रिड्यूस कर देती है या कोई ट्रैवल में डिसरप्शन आ जाती है जिसकी वजह से फ़्लाइट्स कैंसिल होती हैं, जैसे आपने एयर इंडिया का भी हाल ही में केस देखा है, जिसकी वजह से कुछ थ्रेट भी हैं इनके ऊपर। इसके अलावा इनिशियल और भी देखते हैं इनका। इनका जो मार्केट कैपिटल है वो है आपका 3,668 करोड़ का, और इस टाइम पे ये शेयर ट्रेड हो रहा है 10 रुपये 40 पैसे पे पर। और जो इनका हाईएस्ट था वो 22 रुपये 20 पैसे था, और जो लोएस्ट था वो 10 रुपये 3 पैसे था, यानी ऑलमोस्ट अपने लोएस्ट प्राइस पे ही ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा अगर हम स्टॉक का पी देखें, स्टॉक का पी है 34.2, जबकि इंडस्ट्री का पी है 35.6। इंडस्ट्री के पी के ऑलमोस्ट उस पर ही शेयर कर रहा है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू इनकी 2 है, और बुक वैल्यू से ये बुक वैल्यू 2 और ट्रेड हो रहा है 10 रुपये के ऊपर, जो कि आपका प्राइस टू बुक वैल्यू दिखाता है 10 रुपये 5 टाइम्स, यानी जो अपने बुक वैल्यू से उससे 5 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड ये कंपनी अभी ज़्यादा देती नहीं,
इसलिए इनका डिविडेंड जो यील्ड आ रहा है वो 0.48% है। इसके अलावा इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी अच्छा है इंडस्ट्री के हिसाब से 20.9, और रिटर्न ऑन इक्विटी है आपका 16.2। फेस वैल्यू छोड़ो, इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनका डेप्ट जो है 37.6 करोड़ का है। इसके अलावा जो कैश है इनके पास, जो कैश रिजर्व में रखा हुआ वो है 143 करोड़ का। तो चाहे तो ये जब मर्जी अपना डेप्ट पे कर सकते हैं। डेप्ट यानी एक तरीके से जीरो डेप्ट कंपनी है। इसके अलावा पर शेयर जो इनका आ रहा है वो 0.30 आ रहा है। अगर हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट इन्होंने आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने 2022 में 61 था, जो मार्च नेक्स्ट ईयर मार्च में 117 हो गया, उसके बाद करते करते एक वक्त से 64। लेकिन इस साल इस क्वार्टर में इनको थोड़ी सी डिक्लाइन देखने को मिला है। जो मेजर फैक्टर था वो वही था कि आपके कंपटीशन के अच्छे पैकेजेस, अच्छे ऑप्शन, जिसकी वजह से इन्होंने मार्केटिंग में भी स्पेंड किया है। जब भी आप देखोगे इसके इस क्वार्टर में इनके खर्चे भी ज़्यादा हुए हैं, जो इनका मार्केटिंग स्पेंड बढ़ा है, जिसकी वजह से इनके जो मार्जिन आपका 30 के आसपास कंटिन्यू रहता था, वो इस क्वार्टर में मार्जिन रिड्यूस हुआ है। जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 10% पे गिर गया है, जिसकी वजह से इस बार का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया है सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ का। इसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट था वो आपका लास्ट क्वार्टर में अब देखोगे 47, 37, 46, और इस क्वार्टर में वो गिर के रह गया है 12। क्वार्टर ऑन क्वार्टर चाहे इनको ये जो टैक्स है, जब नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट आपका 34, 27, 34, और इस बार इनका फिर गिर गया है। या सेम वही इम्पैक्ट पड़ा है कि आपको इस बार का रिवेन्यू कम हुआ है, इसके अलावा मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट्स बढ़े हैं, जिसकी वजह से आपका ऑपरेटिंग मार्जिन और बाकी चीज़ें करके आपका नेट प्रॉफिट भी गिर गया है। अगर हम P&L स्टेटमेंट देखें पूरे साल की ईयर ऑन ईयर, तो ईयर ऑन ईयर आप देखोगे काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपका 2020 में इन्होंने यानी प्री IPO 141, आफ्टर IPO 138, फिर इन्होंने अच्छी ग्रोथ करके 235, फिर 400, फिर 500। तो बेसिकली ये तो आपकी इंडस्ट्री थी, ये तो ड्यूरेशन तो आप ये मान के चलो कि कोविड ड्यूरेशन थी। इस टाइम पे इनका कुछ नहीं था। कोविड के बाद जैसे मार्केट रिकवरी हुई तो इनकी सेल्स बढ़ी, 23 में अच्छा था। इसके अलावा ईयर ऑन ईयर देखो तो ईयर ऑन ईयर इन्होंने कोई ग्रोथ ज़्यादा करी नहीं है। 591 से 587 पर रिवेन्यू गया है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपका 210 से घटकर हो गया है 145, जो कि प्रॉफिट मार्जिन भी जो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन जो इनका 56, 57, 39, 36 यहाँ पे रिड्यूस हुआ है कंपटीशन की वजह से। इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 185, 143, और इस क्वार्टर में भी इनका, इस ईयर में भी इनका 143 है। इन्होंने बेसिकली अपना नेट प्रॉफिट मेंटेन रखा है, क्योंकि इन्होंने बाकी इन्वेस्टमेंट्स पे या अदर इनकम से इन्होंने कुछ सेविंग्स वगैरह करके वहाँ पे इन्होंने फ़ायदा उठाया है। लेकिन और वहीं हम अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर मार्जिनली इंक्रीज़ है, ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं, बिल्कुल मार्जिन पे इंक्रीज़ हुआ है। वहीं अगर इनके पीयर्स की बात करें तो इनके बड़े बड़े इनके जो पीयर्स हैं मेन IRCTC को आप 100% पीयर नहीं मान सकते, बट ये भी एक पीयर में काउंट होता है, क्योंकि इनका रेलवे टिकटिंग का सबसे बड़ा प्लेयर यही है, अकेले ही मोनोपोली चल रही है। जो मेन है आपका थॉमस कुक, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, यात्रा है। इसके अलावा इसमें तो ये थॉमस कुक का चल रहा है पी रेशो 29, वहीं ईज माई ट्रिप का 34 और यात्रा का 37। वहीं आपका देखोगे आप इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थॉमस कुक का 18 है, यहाँ 20 है, और यहाँ पे आपका 5 है। उसके हिसाब से देखोगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है कंपैरिजन करोगे तो, एक इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करोगे तो। नेक्स्ट अगर हम इनके प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो इस क्वार्टर में थोड़ा देखने वाली बात है, क्योंकि इस क्वार्टर में इनकी जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने हल्की हल्की होल्डिंग को रिड्यूस किया है, ज़्यादा रिड्यूस नहीं किया, बिल्कुल मार्जिनली रिड्यूस किया है इस क्वार्टर में। यानी आपका मार्च 2025 से अप्रैल 2025 के बीच में हल्की सी रिड्यूस हुई है। लेकिन वहीं अगर हम FII होल्डिंग की बात करें तो FII होल्डिंग ने जो रिड्यूस हुई है, वहीं DIA भी रिड्यूस हुआ है, और पब्लिक के पास ज़्यादा शेयर्स आए हैं। ये आपका अप्रैल तक का है। अगर वहीं हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो इस टाइम पे जो शेयर ट्रेड हो रहा है वो हो रहा है आपका 10 रुपये 37 पैसे पे, जो कि अपने आपका EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ 7 डेज, 21 डेज, 50 डेज और 200 डेज सबसे नीचे ट्रेड कर रहा है। यानी एक अच्छा खासा जंप लेने के बाद जब उसके बाद अक्टूबर से मार्केट गिरना शुरू हुई तब से रिकवर नहीं कर पाया, और इस टाइम पे ट्रेड हो रहा है 10 रुपये 37 पैसे पे। वहीं अगर हम इसका सपोर्ट लेवल देखें तो आप इसको अगर दूसरा चार्ट लगा के देखें तो इसमें देखोगे आपको दिखेगा कि ये इस टाइम पे अपने सेकंड सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है। जो आइडल प्राइस होना चाहिए था इसका 12 रुपये के आसपास, वो इस टाइम पे सेकंड सपोर्ट पर ट्रेड हो रहा है। अगर ये सपोर्ट ब्रीच करता है, अगर ये सपोर्ट तोड़ता है अपना नीचे की तरफ से, तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो 9 रुपये के आसपास होगा, 9 रुपये 25 पैसे के 20 पैसे के आसपास
लेकिन अगर ये मेंटेन करता है तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है आपका 10 रुपये या 10 रुपये 10 पैसे के आसपास एंट्री पॉइंट। लेकिन वहीं आप देखोगे तो अगर आप, लेकिन इस टाइम पे काफ़ी कुछ ट्रेडिंग सेशन से वहीं से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। आपको देखना पड़ेगा कि ये आपको किस टाइम पे परचेज़ करना है। इस टाइम पे सपोर्ट तगड़ा है, मैं इसमें एंट्री मारूँ नहीं मारूँ वो मैं डिसीज़न आपके ऊपर छोड़ूंगा, क्योंकि मैं फाइनेंशियल रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो इसलिए मैं डिसीज़न आपके ऊपर ही छोड़ूंगा, खुद कोई डिसीज़न अभी नहीं दे सकता। इसके अलावा मैं कुछ बोलूँ कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बस एक गाइडेंस के लिए। अगर आप मिड कैप को टारगेट कर रहे हो, ग्रोथ चाहते हो, तो आप इस शेयर को एक बार देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप प्रॉफिटेबल कंपनी के फ़ैन हो और डेब्ट लाइट बिजनेस चाहिए तो एक अच्छा एग्जांपल है। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप वैल्यू हंटर हो, यानी आपको कोई वैल्यू स्टॉक चाहिए और जिसमें डिस्काउंट ज़्यादा है, यानी कुछ सस्ते शेयर मिल रहे हों, तो ये वो शेयर नहीं है। इसके अलावा रिस्क अवर्स इन्वेस्टर, वैल्यू टू वैल्यू, तो वॉलेटिलिटी के हिसाब से ये अभी रिस्की है, क्योंकि इस टाइम पे जो गवर्नमेंट के डिसीजन है रिगार्डिंग ट्रैवल पॉलिसी, वॉर के चलते लोग इस टाइम पे कम ट्रैवल कर रहे हैं। अगर ट्रैवल कर भी दे रहे हैं तो डायरेक्टली बुक कर रहे हैं, तो वो आपको एक बार देखना पड़ेगा कि क्या रिस्क हैं आपके लिए। तो बेसिकली ये था आपका इज़ माई टिप का एनालिसिस। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।